अगर किसी हड्डी में क्रैक आ जाए ना, तो एक्सरे मशीन तुरंत बता देती है कि दरार कहाँ है और इसका इलाज कैसे होगा। बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से। राइट। वही, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक पूरा का पूरा समाज ही अंदर से दरक रहा हो, मतलब उसकी जो मानसिकता है वो खोखली हो रही हो, तो उसका एक्सरे कैसे होगा? ये तो बहुत ही गहरा और मुश्किल सवाल है। राइट। और 1920 के दशक के उस उथल-पुथल भरे दौर में, जब भारत कई तरह के सामाजिक और वैचारिक संकटों से जूझ रहा था, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लंबी कविता हिंदू के जरिए ठीक यही किया था। एक बीमार समाज का एक्सरे। एग्जैक्टली एक बहुत ही गहरा और साहित्यिक एक्सरे। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास द रेनेसांस ऑफ द हिंदू स्पिरिट से जुड़े हुए नोट्स हैं, और हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे एक कवि बिना किसी क्लिनिकल टूल के किसी समाज की कमियों को पकड़ता है। और ये देखना कि साहित्य कैसे समाज का आईना बनता है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के इस इंफॉर्मेशन वाले दौर में जहां हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं ना, ये साहित्य हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो गुप्त जी का दृष्टिकोण है, जो आपको अक्सर राष्ट्रवादी साहित्य में इतनी आसानी से नहीं मिलता। मतलब आप किस तरह के दृष्टिकोण की बात कर रही हैं? अमूमन ऐसे साहित्य में हम सिर्फ महिमा मंडन या तारीफ देखते हैं, जहां समाज बस अपनी ही पीठ थपथपाता रहता है कि हम कितने महान थे। हाँ, वो नोस्टैल्जिया वाला फैक्टर। राइट। लेकिन गुप्त जी ने इस रचना में केवल समाज की प्रशंसा नहीं की है। उन्होंने एक बेहद निर्मम और कुशल वैद्य की तरह ये डायग्नोस किया है कि जो समाज कभी ज्ञान के शिखर पर था, वो किन बीमारियों की वजह से पतन के गर्त में जा गिरा। तो ये कोई साधारण ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि समाज की चेतना का एक पूरा आलोचनात्मक मूल्यांकन है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। जी बताइए। देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे थी गुप्त जी ने समाज का निर्मम डायग्नोसिस किया, उसकी कमियां निकाली, और दूसरी तरफ हमारे जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कविता के एक बहुत बड़े हिस्से में हिंदू समाज के गौरवशाली अतीत, उसकी शक्ति की ही याद दिलाई है। बिल्कुल दिलाई है। तो क्या ये विरोधाभास पढ़ने वालों को भ्रमित नहीं करता? मेरा मतलब है, अगर आपको किसी मरीज को उसकी वर्तमान गंभीर बीमारी के बारे में बताना है, तो आप ये कहकर शुरुआत क्यों करेंगे कि वो जवानी में कितना ताकतवर एथलीट हुआ करता था? ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ना? ये तो मूल मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई। नहीं, देखिए, ये भटकाव नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? होता क्या है कि जब कोई समाज लंबे समय तक पतन, पराधीनता और आंतरिक संघर्षों के दौर से गुजरता है ना, तो वो सामूहिक रूप से एक तरह की लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाता है। मतलब एक तरह की सीखी हुई बेबसी। एग्जैक्टली। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर गुप्त जी अपनी कविता की शुरुआत सीधे ही समाज की तीखी आलोचना से करते तो क्या होता? लोग शायद डिफेंसिव हो जाते। बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते। लोग उसे सिरे से नकार देते। तो अतीत की महानता का उल्लेख करना उस समाज के लिए एक एनेस्थीजिया की तरह था, ताकि जब वो कड़वा सच बोलें तो लोग उसे सह सकें। ओ वाओ, ये तो किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने से पहले जमीन तैयार करने जैसा हुआ। सही कहा आपने। मतलब ये कि वो उन्हें याद दिला रहे थे कि तुम्हारी असली क्षमता ये नहीं है जो आज दिख रही है, तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत पुरानी और भव्य इमारत हो। एक मजबूत इमारत। हाँ, जो कभी पूरे शहर की शान हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि उसमें रहने वालों ने उसका रख रखाव बंद कर दिया, तो उसकी दीवारों में दरारें आ गईं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है, पर ठीक यही बात स्रोत में भी रेखांकित की गई थी। गुप्त जी का उद्देश्य लोगों को पुरानी कहानियों की नॉस्टैल्जिया में सुलाना नहीं था। राइट, उन्हें तो झकझोरना था। बिल्कुल, वो अतीत का उपयोग एक मिरर की तरह कर रहे थे, जिसमें वर्तमान की जो बदसूरती है ना, वो और भी ज्यादा स्पष्ट होकर दिखे। जब आप अपना सबसे अच्छा स्वरूप देखते हैं, तभी गिरावट समझ आती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें, तो उस दौर तक भारत ने कई भारी बाहरी आक्रमण झेले थे। जी बिल्कुल झेले थे। तो क्या समाज की ये असली शक्ति सच में किसी बाहरी हमले या तूफान से खत्म हुई, या ये पूरी तरह से एक आंतरिक क्षय था? क्या हम अपनी कमियों का दोष बाहरी ताकतों पर नहीं मढ़ सकते? देखिए, पूरी तरह से केवल आंतरिक क्षय कहना शायद एक तरफा होगा, क्योंकि बाहरी हमले तो हुए ही थे। हाँ, वो तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बिल्कुल। लेकिन द रेनेसांस ऑफ द हिंदू स्पिरिट के नोट्स
जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो ये है कि हम उन बाहरी हमलों के आगे इतनी आसानी से ढह क्यों गए। क्योंकि इमारत पहले ही कमजोर थी। राइट। एक मजबूत ढांचा बाहरी तूफानों को झेल लेता है। गुप्त जी का तर्क है कि बाहरी तूफान से ज्यादा नुकसान हमारी अपनी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास ने किया है। मतलब पुरानी सोच ने। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि जब किसी समाज की बौद्धिक जिज्ञासा खत्म हो जाती है ना, जब वो नए विचारों को अपनाना या अपने ही पुराने विचारों पर सवाल उठाना बंद कर देता है, तो उसकी नींव खोखली होने लगती है। इसे अगर हम थोड़ा और स्पष्ट करें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे शरीर की अपनी ही इम्यूनिटी शरीर के खिलाफ काम करने लगे। हाँ, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एग्जैक्टली, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। शरीर को बाहरी वायरस तो बाद में मारता है, पहले उसके अपने ही सेल्स अंदर ही अंदर ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज के मामले में भी जब वो अंधविश्वास और पुरानी सड़ी गली परंपराओं को ही अपना सुरक्षा कवच मान लेता है तो वो वैचारिक रूप से अपंग हो जाता है। मुझे आपकी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली उपमा बहुत ही सही लगी। ये स्थिति को बहुत सटीकता से स्पष्ट करती है। हाँ, क्योंकि ये अंदर से शुरू होता है। राइट। और देखिए, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कोई रातों रात पैदा होने वाली चीजें नहीं है। हाँ, इसमें समय लगता है। बिल्कुल, ये उस ठहराव का नतीजा है जहां ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है। जब समाज ने ये मान लिया कि उसके पास जितना ज्ञान होना चाहिए था वो सब अतीत में ही मिल चुका है और अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, वहीं से पतन की शुरुआत हुई। और गुप्त जी ने इसी ठहरी हुई मानसिकता को बीमारी की जड़ बताया है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये बीमारी सिर्फ वैचारिक ठहराव तक सीमित नहीं रही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब विचार संकीर्ण होते हैं तो इंसान अपने ही आसपास के लोगों से कटने लगता है। दूरियां बढ़ने लगती हैं। राइट। और हमारे स्रोत का जो अगला हिस्सा है वो इसी वैचारिक बीमारी के सबसे भयानक प्रैक्टिकल परिणाम पर बात करता है, विभाजन और भेदभाव। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इस रचना का। कविता में आपसी फूट और समाज में जाति भेद पर बहुत कड़ा प्रहार किया गया है, लेकिन मैं यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाज उपनिषदों जैसे गहरे दर्शन रच सकता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो अचानक जाति भेद जैसी संकीर्णता में इतना कैसे उलझ गया कि उसने अपनी ही जड़ों को काटना शुरू कर दिया। ये सच में मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो गुप्त जी ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। अच्छा, तो इसका क्या कारण बताया गया है? होता यह है कि जब समाज का विस्तार रुकता है तो लोग संसाधनों और सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कृत्रिम दीवारें खड़ी करने लगते हैं। ओह, मतलब एक तरह की पावर पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। स्रोत सामग्री के अनुसार जाति भेद कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक विभाजन नहीं था, ये समाज के एक वर्ग द्वारा सत्ता और ज्ञान पर एकाधिकार बनाए रखने का एक टूल बन गया था। और धीरे धीरे इसने एक संस्थागत रूप ले लिया। बिल्कुल। मतलब ज्ञान और सत्ता को कुछ हाथों तक सीमित रखने के लिए समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। जी। अगर हम इसे उसी ऑटो इम्यून वाले तर्क से जोड़ें तो जब समाज जाति भेद और ऊंच नीच में बढ़ता है तो उसकी अपनी ही ऊर्जा, उसकी अपनी ही व्हाइट ब्लड सेल्स एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि समाज ने अपनी ही मानव पूंजी यानी अपनी ही ह्यूमन कैपिटल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। राइट। ये सिर्फ एक सामाजिक अन्याय का मामला नहीं था, ये एक रणनीतिक आत्महत्या थी। रणनीतिक आत्महत्या, ये बहुत ही कड़ा शब्द है। पर सच यही है, जब आप अपने ही समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा, सम्मान और समान अधिकारों से वंचित कर देते हैं ना, तो आप संकट के समय उनके सामूहिक योगदान से भी वंचित हो जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अब सोचिए, अगर बाहरी आक्रमण होता है और समाज का एक बड़ा हिस्सा ये महसूस करता है कि इस व्यवस्था में उसका कोई सम्मान या स्टेक ही नहीं है, तो वो इसके बचाव के लिए क्यों खड़ा होगा? बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है। अगर समाज के एक बड़े वर्ग को ये लगता है कि व्यवस्था उन्हें इंसान ही नहीं मानती, तो उनके लिए ये क्या मायने रखता है कि शासन कौन कर रहा है? एग्जैक्टली। उनके लिए तो सब बराबर है। राइट। वो समाज तो पहले ही अंदर से हार चुका है। ये बात स्पष्ट करती है कि आपसी फूट और विभाजन किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और गुप्त जी की रचना इसी वास्तविकता को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। बिल्कुल आईना दिखाती है। समाज की कमजोरी का मूल कारण धन की कमी या हथियारों की कमी या कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एकता का अभाव। राइट।
जब समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचा देखता है तो सामूहिक ऊर्जा का क्षय होता ही है। हिंदू कविता इसी विखंडन पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। यह स्थापित करती है